Hello students, Assalamualaikum. How are you? Today we are starting chapter 6, that is related continuous probability distributions. ठीक है, इससे पहले हमने discrete probability distribution की थी और आज हम continuous probability distribution करने वाले। रिकॉल करें, डिस्क्रीट probability distribution क्या था। हमने ये कहा था कि अगर random variable discrete है तो उस के probability के function को हमने discrete probability function कहा था। अब वैसे ही हमारे पास जब कंटिन्यूस प्रोबेबिलिटी फंक्शन होगा तो हम इसका मतलब होगा कि हम देखेंगे कि हमारे पास जो रैंडम वेरिएबल है वो कंटिन्यूस होगा, यानी कि कंटिन्यूस प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन एंड डिस्क्रीट कंटिन्यूस प्रोबेबिलिटी distribution will depend on random variable. If random variable is discrete, then the probability distribution will be known as discrete probability distribution. And if the random variable is continuous, then its probability distribution will be known as a continuous probability distribution. तो डेफिनेशन इनफैक्ट वही होगी। आप लोगों को ये देखना है कि जो रैंडम वेरिएबल वो क्या है। अगर रैंडम वेरिएबल डिस्क्रीट है तो ऐसा फंक्शन जो उस रैंडम वेरिएबल को प्रोबेबिलिटी असाइन करे वो डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन कहलाता है। और अगर रैंडम वेरिएबल कंटीन्यूअस है तो फिर ऐसा फंक्शन जो उस रैंडम वेरिएबल को प्रोबेबिलिटी असाइन करे उसको हम कंटीन्यूअस प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं। तो जिस तरह डिस्क्रीट में बहुत सारी प्रोबेबिलिटी हमने डिस्कस की थी, बायनोमियल, पासान, यूनिफॉर्म, वैसे ही कंटीन्यूअस में यूनिफॉर्म है, नॉर्मल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है, एक्सपोनेंशियल है और इनकी रिलेशन है। ठीक है, तो इस पूरे चैप्टर में सबसे जो इम्पोर्टेंट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है वो नॉर्मल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, और इसकी बड़ी एप्लीकेशन है। आप लोग देखेंगे जब इन्फ्लुएंशियल में जाएंगे तो फिर भी इस नॉर्मल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन का बड़ा इस्तेमाल है। ठीक है, तो अभी हम इसी को डिस्कस करने जा रहे हैं कि किस तरह होती है नॉर्मल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन और किस तरह हम कैलकुलेट करेंगे जब x हमारा कंटीन्यूअस प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन हो। ठीक है, अच्छा, ये नॉर्मल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है। आप इसकी जो डिटेल है, थ्योरी है, उसको आपने समझना है, इसको पढ़ना है, कॉन्सेप्चुअली देखना है क्या कहता है। मगर मैं ब्रीफली इसको बताऊं कि नॉर्मल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन वो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है जिसको अगर हम प्लॉट करें तो उसका कर्व जो है ना वो नॉर्मल कर्व बने। तो नॉर्मल कर्व क्या होता है? नॉर्मल कर्व बेल शेप होता है। आप लोगों ने बेल तो देखी होगी, मंदिर में गए होंगे, बेल देखा होगा। ठीक है, तो बेल शेप्ड एक कर्व है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल ये इनफैक्ट बेल शेप। तो आप लोग देखेंगे नेचुरल लाइफ में हमारे पास बहुत सारी ऐसी फिनोमेना अवेलेबल होती है जिनको अगर हम प्लॉट करें तो उसका प्लॉट जो है ना वो इस कर्व को फॉलो करता है, नॉर्मल कर्व को। ठीक है, या बेल शेप कर्व को। ठीक है, तो आप लोग देखें कि ये ऐसा कर्व है जिसमें दो ही पैरामीटर हैं, एक मीन और दूसरा स्टैंडर्ड डेविएशन। ठीक है, तो मीन इसका एवरेज होता है जो कि दरमियान होगा, एग्जिट, सही है। और इसमें कितनी वेरिएशन है वो स्टैंडर्ड डेविएशन के ऊपर डिपेंड करेगी। अच्छा, आप लोगों ने देखा होगा जब आप अपने मार्क्स को भी डिस्ट्रीब्यूट करें, ठीक है, उसका नॉर्मल कर्व बनता है मोस्टली, क्योंकि आपको पता है कि इस कर्व को समझने के लिए आप इस तरह अज्यूम करेंगे कि ये इसकी वर्टिकल फ्रीक्वेंसी होती है। ठीक है, अगर मार्क्स की बात करें, लेट सपोज हम सेकंड यूनिट की बात करेंगे, तो ये जो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी होगी वो मीन के दरमियान होगी, यानी कि ज्यादातर स्टूडेंट्स का तादाद ऐसा होगा जिसके मार्क्स मीन के करीब होंगे। अच्छा, आस्ता आस्ता ये कम होते जाएंगे, फ्रीक्वेंसी नीचे आएगी जब स्टूडेंट्स के मार्क्स मीन से कम है। और वैसे ही अगेन स्टूडेंट्स का तादाद कम हो जाएगा जिनके मार्क्स एवरेज से ज्यादा है, फॉर एग्जाम्पल 20 के करीब है, तो उनकी फ्रीक्वेंसी आप देखें ये वर्टिकल लाइन कम होती जा रही है, तो ये कम होती जा रही है। ठीक है, तो इसी तरह आप लोग देखें एज को, वेट को, या मतलब किसी चीज को प्लॉट करेंगे तो कम वेज वो उसका कर्व है ना बेल शेप होगा। ठीक है, जिसको हम नॉर्मल कहते हैं। तो हम अभी इस कर्व के जो कर्व होगा इनफेक्ट, यानी कि क्या होता है
डिस्क्रीट में तो हमारे पास फंक्शन में पर्टिकुलर वैल्यू पुट करते हैं, मगर कंटिन्यूस में आपको पता है कि हम पर्टिकुलर वैल्यू नहीं पुट करते बल्कि इंटरवल होता है, ठीक है। तो हम देखेंगे इंटरवल के अगेंस्ट वो फंक्शन जो है ना कोई कर्व बनाएगा, फॉर एग्जांपल नॉर्मल कर्व है, तो हम देखेंगे उसकी कर्व के नीचे जो एरिया है उसको किस तरह कैलकुलेट करेंगे। इनफैक्ट वो जो कर्व के नीचे एरिया होगा वो हमारी प्रोबेबिलिटी होगी, ठीक है। तो ये नॉर्मल प्रोबेबिलिटी का फंक्शन है। अच्छा, डेंसिटी फंक्शन का मतलब कंटिन्यूस फंक्शन होता है, यानी कि अगर आपको डेंसिटी फंक्शन गिवन हो तो उसका मतलब कंटिन्यूस है, क्योंकि इसमें एक डेंस होता है, यानी कि अगर अगर प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन हो तो वो डिस्क्रीट कहलाता है। सो इस माने मतलब कंटिन्यूस के ना दो नाम है, प्रोबेबिलिटी कंटिन्यूस फंक्शन हो या प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन हो, एक ही चीज है, ठीक है। तो ये इसी फंक्शन इसी कर्व का ना ये फंक्शन है। ये किस तरह है, कहाँ से है, अभी हम उसी को डिस्कस नहीं कर रहे हैं, और कैसे हमने यूज करना है उसको भी डिस्कस नहीं करें, मगर ये ऐसे जैसे आप इसमें एक्स पुट करेंगे तो इसकी वैल्यू मिलती जाएगी और ये कर्व इस तरह आपको बनता जाएगा, ठीक है, जिसमें एक्स मीन है, स्टैंडर्ड डिवीजन है, और पाई ई मतलब ये कांस्टेंट नंबर है, पैरामीटर अगेन दो ही है, मीन और स्टैंडर्ड डिवीजन, ठीक है। तो इसी के कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, यानी कि प्रॉपर्टीज हैं, उसको देखें कि ये तमाम के तमाम जो नॉर्मल कर्व है, ठीक है, वो म्यू और स्टैंडर्ड के ऊपर डिपेंड करते हैं, ठीक है। ये तमाम तीनों ऐसे कर्व हैं जिनकी मीन डिफरेंट है मगर स्टैंडर्ड डेविएशन सेम है, ठीक है। अच्छा, दूसरा है द हाइट पॉइंट ऑन द नॉर्मल कर्व इज एट अ मीन, जो मैंने बताया कि जो मैक्सिमम वैल्यू होगी वो इसके मीन तक है, इसका मीन है 20, इसका मीन 0 है, इसका मीन जो है ना -10 है। थर्ड, इसका कैरेक्टरिस्टिक द मीन ऑफ द रैंडम वेरिएबल, mean of the distribution can be any numerical value negative, 0 or positive. Three normal distribution with the same distribution but three different mean -10, 0, 20 are given below. तो इससे आप लोगों ने आइडिया लेना है कि ऐसे नॉर्मल कर्व हैं जिनके मीन डिफरेंट मगर डिस्ट्रीब्यूशन सेम है। अच्छा, चौथा इसका पॉइंट है द नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन इज साइमेट्रिक। आपको पता है ये तमाम कर्व साइमेट्रिक है, मतलब मीन से अगर आप इसको फोल्ड करेंगे तो लेफ्ट राइट इसका मिरर इमेज बनता है, ठीक है। तो ये साइमेट्रिक होते हैं, ठीक है। और इसके जो टेल्स हैं, टेल ऑफ द नॉर्मल कर्व एक्सटेंड टू इन्फिनिटी इन बोथ डायरेक्शन एंड theoretically never touches horizontal axis because it's symmetric. The normal distribution is not skewed. Its skewed means स्क्यूनेस मेजर इज 0। आप लोग देखेंगे इसका स्क्यूनेस करेंगे तो 0 होगा, और इसके टेल कहलाते हैं, ठीक है। तो ये टेल हम मैथ में इसको अजम्पटोट कहते हैं, ये इंफिनिटी जाते रहते हैं, कभी इस हॉरिजॉन्टल लाइन को ना टच नहीं करते, ठीक है। तो राइट अजम्पटोट, लेफ्ट अजम्पटोट है। तो बहरहाल ये इसके कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। अच्छा, फिफ्थ है द स्टैंडर्ड डेविएशन डिटरमाइन हाउ फ्लैट एंड वाइड द नॉर्मल कर्व इज, ठीक है। तो larger value of the standard deviation result a wider flatter curve showing more variability in the data. The normal distribution with same mean। अच्छा, यहाँ पर आप देखेंगे कि मीन डिफरेंट है मगर स्टैंडर्ड डेविएशन सेम है, तो इसकी फ्लैटनेस सेम है तीनों की, ठीक है। अब स्टैंडर्ड डेविएशन क्या मतलब इसमें चेंजिंग लेके आता है। अब वैसे ही आपके पास दो कर्व हैं जिसकी मीन तो सेम है, दोनों का मीन, मगर स्टैंडर्ड डेविएशन जो है ना वो चेंज है दोनों का। तो आप लोग देखें कि इसका स्टैंडर्ड डेविएशन कम है, तो ये मतलब फ्लैट नहीं है, वाइड नहीं है एज कम्पेयर टू इसमें जिसमें स्टैंडर्ड डेविएशन 10 है, ठीक है। तो इसमें आप लोग देखें इसमें वेरिएबिलिटी ज्यादा गैप है, दूसरे लफ्जों में वाइड ज्यादा है एज कम्पेयर टू दिस वन, ठीक है। तो ये इसका स्टैंडर्ड डेविएशन के ऊपर डिपेंड करेगा, यानी कि जिसका ज्यादा स्टैंडर्ड डेविएशन होगा वो ज्यादा वाइड होगा, जिसका कम स्टैंडर्ड डेविएशन होगा वो क्लोज होगा, बस जस्ट लाइक दिस वन, ठीक है। तो इन दोनों पांच कर्व में आप लोगों को आइडिया होगा कि इस तीनों में स्टैंडर्ड डेविएशन सेम है मगर मीन डिफरेंट है, तो उसका कर्व किस तरह बना है। और यहाँ पर जो है ना आप लोग देखें कि मीन सेम है मगर स्टैंडर्ड डेविएशन चेंज है, तो इसका कर्व किस तरह बना है, ठीक है। और प्रोबेबिलिटी क्या होगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ द नॉर्मल रैंडम वेरिएबल आर गिवन बाय एरिया अंडर द नॉर्मल कर्व। आपको मैंने जिस तरह से पहले बता रहा था कि जब हमारे पास डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन होता है तो हमारे पास जो है ना वो प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करना इजी होता है। हम क्या करते हैं, एक्स की वैल्यू ये आपके पास जो पर्टिकुलर वैल्यू है ना उसमें पुट करते हैं,
तो हमारे पास उस x की प्रोबेबिलिटी मिल जानी, ठीक है। मगर कंटिन्यूस में तो आपको पता है कि हमारे पास पर्टिकुलर वैल्यू तो होता है, ठीक है। तो हम क्या कर रहे होते हैं, जितने भी कंटिन्यूस प्रोबेबिलिटी है वो हम क्या करते हैं उस इंटरवल में, क्योंकि अब वैल्यू पर्टिकुलर नहीं है, इंटरवल होगा, ठीक है। इंटरवल के अगेंस्ट हम कर्व बनाते हैं, जो भी कर्व हो, ठीक है। और उसके नीचे हम देखेंगे कि एरिया कितनी आ रही है, वो एरिया जो है ना वो हमारी प्रोबेबिलिटी होगी। यानी कि इस केस में हमने डायरेक्ट पुट नहीं करना, बल्कि एरिया के अंदर सॉरी कर्व के अंदर एरिया देखेंगे। और आपको पता है टोटल प्रोबेबिलिटी 1 होती है, तो द टोटल एरिया अंडर कर्व ऑफ एनी कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन इज 1। अभी क्योंकि हम पर्टिकुलर नॉर्मल की बात करें तो दिस इज वैलिड फॉर एनी कंटिन्यूअस प्रोबेबिलिटी, ठीक है। एक तो कोई भी कंटिन्यूअस फंक्शन होगा, नॉर्मल हो या यूनिफॉर्म हो, या मतलब आगे हम पढ़ेंगे एक्सपोनेंशियल हो, तो उस कर्व के नीचे तमाम की तमाम टोटल एरिया 1 इस वजह से होती है क्योंकि टोटल प्रोबेबिलिटी 1 से ग्रेटर होती नहीं, ठीक है। और दूसरा ये है कि हम अगर किसी भी छोटे इंटरवल की प्रोबेबिलिटी मालूम करेंगे तो हम उस कर्व के नीचे एरिया को कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। यानी कि डिस्क्रीट वाला केस नहीं होगा कि हम उसमें पुट करेंगे वैल्यू, क्योंकि हमारे पास पर्टिकुलर वैल्यू तो है ही नहीं, इंटरवल में है, तो इस वजह से हमारे पास कर्व आएगा, ठीक है। अच्छा, इसमें क्योंकि साइमेट्रिक है तो टोटल हाफ प्रोबेबिलिटी होती है, तो साइमेट्रिक को अगर हम दो हिस्सों में तकसीम करेंगे तो 50% प्रोबेबिलिटी यानी कि 0.5 जो है ना मीन की लेफ्ट साइड होगी और 0.5 मीन की राइट साइड होगी, क्योंकि ये इक्वली लाइकली डिस्ट्रीब्यूटेड, ये पॉइंट नॉर्मल के लिए, ठीक है, जो साइमेट्रिक है। अच्छा, अब अच्छा, सातवां पॉइंट, दिस वेरी इंपॉर्टेंट इन ऑर्डर टू कैलकुलेट द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। आप लोगों को याद होगा हमने हमने एम्पिरिकल रूल पढ़ा था, ठीक है, चैप्टर 3 में, या मतलब 2 में हमने एम्पिरिकल रूल की बात की थी, जिसमें हमने चेबीशेव थ्योरम को डिस्कस किया था, ठीक है। आपको याद होगा कि हमने एम्पिरिकल रूल में ये देखा था कि अगर डिस्ट्रीब्यूशन नॉर्मल हो, ठीक है, तो कितनी डेटा मतलब किस इंटरवल में अवेलेबल है, वो ये जस्ट ये 3 चीजें बताता है, ठीक है। आपको बताया कि अगर मैं ±1 इंटरवल करूं, ठीक है, यानी कि म्यू या एक्स बार ±1 टाइम स्टैंडर्ड डेविएशन में 68.3 एरिया लाया करती है, यानी कि 63.3% डेटा ओवरऑल इस इंटरवल में लाया करेगा, ठीक है। और अगर हमारे पास इस तरह म्यू +-2 टाइम स्टैंडर्ड डेविएशन तो 95.4 टाइम्स डेटा लाया करती है। अब इस केस में नॉर्मल में हम एरिया को डिस्कस करेंगे कि इस इंटरवल में इतनी एरिया यानी कि 95.4% एरिया लाया करेगी, ठीक है। इसी तरह the value of normal variable are within ±3 times standard deviation, यानी कि म्यू ±3 टाइम स्टैंडर्ड डेविएशन इस इंटरवल में इतनी एरिया लाया करेगी। ये एम्पिरिकल रूल ऑलरेडी हमने इससे पहले डिस्कस किया था, ठीक है। तो इसको अगर हम ग्राफिकली देखना चाहें, 6.4 हमारे पास ग्राफ है, देखें ये 6.4 ग्राफ है, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखें कि म्यू है और म्यू +-1 इस रीजन में, यानी कि ये हमारे पास जो कर्व है इसके नीचे जो एरिया आएगा उसमें 0.683 एरिया लाया करेगा अकॉर्डिंग टू एम्पिरिकल रूल। दिस एम्पिरिकल रूल इज ओनली वैलिड फॉर symmetric, and why? Because normal is symmetric probability distribution, so that's why we may use empirical rule, ठीक है। और अगर हमारे पास इंटरवल है म्यू +-2 टाइम, ठीक है, यहाँ पर ये वाला इंटरवल है, तो इस इंटरवल में आपको पता है कि सॉरी आपको पता है कि हमारे पास जो रीजन है उसमें 95.4% एरिया इस इंटरवल में लायक आएगी, ठीक है। ये वाला जो इंटरवल होगा इस रीजन में हमारे पास लायक रहेगी 95.4%, ठीक है। इसी तरह एट द एंड जब हम म्यू +-3 करेंगे, ठीक है, ये वो बड़ा रीजन है, सही है। तो इस पूरे इंटरवल में
मतलब कंप्लीट इसमें 0.997%, सॉरी 0.997 एरिया या प्रोबेबिलिटी आप कहें वो होगी, ठीक है। अब बाकी जो रिमेनिंग है वो दोनों को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो दोनों टेल में वो लाई करेगी, ठीक है। दिस इज एरिया अंडर द कर्व फॉर एनी नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। तो अच्छा, नॉर्मल प्रोबेबिलिटी का कोई मीन और कोई डिस्ट्रीब्यूशन हो सकता है, मगर इनमें से एक पर्टिकुलर नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है जिसको हम स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का नाम दे रहे हैं, ठीक है। स्टैंडर्ड मींस ऐसी नॉर्मल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन जिसमें मीन फिक्स हो 0 और स्टैंडर्ड डिवीएशन फिक्स हो 1, ठीक है। अगर ऐसी डिस्ट्रीब्यूशन हो जिसमें ये दो कंडीशन हो, मीन 0 स्टैंडर्ड डिवीएशन 1, तो उस नॉर्मल को हम स्टैंडर्ड नॉर्मल प्रोबेबिलिटी का नाम देंगे। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। Standard normal probability distribution is a normal probability distribution with standard deviation 1 and mean 0. Clear? तो वो जो नॉर्मल कर्व है, जो इससे पहले हमने फंक्शन किया था डेंसिटी नॉर्मल, अब उसमें मीन अगर आप पुट करेंगे 0 स्टैंडर्ड डिवीएशन 1, तो आप देखेंगे वो ये वाला फंक्शन हो जाएगा, तो आसान हो जाएगा। अब हमें रैंडम वेरिएबल, यानी कि हम क्या करना चाहते हैं, एक ट्रांसफॉर्मेशन z हम यूज करेंगे। z वही है जो जी वैल्यू जिसको आप लोग कहते हैं, ठीक है। तो वो क्या करेगा, जो कि आपको याद होगा फार्मूला था x माइनस म्यू ओवर स्टैंडर्ड डिवीएशन। ये ऐसा ट्रांसफॉर्मेशन फंक्शन है जो कि तमाम नॉर्मल को स्टैंडर्ड नॉर्मल में कन्वर्ट करेगा, जिसका मीन जो है ना वो 0 स्टैंडर्ड डिवीएशन 1 हो, तो ये आसान सा फंक्शन बन जाता है आपके पास, ठीक है। तो अभी हमने फंक्शन को डिस्कस नहीं किया कि कहाँ और कैसे हम इसको यूज करेंगे, बहरहाल ये कहानी आगे चल रही है, ठीक है। देखेंगे हम एग्जाम्पल के जरूर किस तरह हम सॉल्व करेंगे, मगर इससे पहले आपने जेड को समझना है कि जेड क्या, ठीक है। इसको आपने लाजमी देखा है। अच्छा, आपको पता है कि आप लोगों ने इससे पहले कैलकुलस में या इंटर में किसी भी फंक्शन का एरिया कैलकुलेट किया होगा, ठीक है। वो एरिया हमने कैलकुलेट किया था विद द हेल्प ऑफ इंटीग्रेशन, ठीक है। हम क्या करेंगे कि अगर हमें ये वाला एरिया चाहिए तो हम उस इंटरवल के अगेंस्ट एरिया मालूम करेंगे, सॉरी इंटीग्रेशन कैलकुलेट करेंगे। तो इंटीग्रेशन आप डायरेक्ट फंक्शन के अंदर जो एरिया है ना वो कैलकुलेट करके देता है, ठीक है। दिस एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन। मगर बदकिस्मती से आप लोगों ने ना कैलकुलस का कोर्स अभी नहीं पढ़ा, आप लोग BBA 2 में हो, ठीक है। और बहुत सारों ने एंटर भी नहीं की क्योंकि आप लोगों में बहुत सारे प्री मेडिकल्स हैं, तो हम उसको यूज नहीं करेंगे, यानी कि वी कैन नॉट यूज इंटीग्रेशन, ठीक है। तो ये एक टेक्निक है किसी भी नॉर्मल फंक्शन के अंदर जो एरिया है उसको कैलकुलेट करने का, ठीक है। अगर आपके पास प्रोबेबिलिटी मालूम करनी हो, लेट सपोज फ्रॉम A to B, ठीक है, तो उसको हम कंटिन्यूस में इस तरह कैलकुलेट करेंगे। यानी कि डिस्क्रीट में तो इजी था, हम डायरेक्ट वैल्यू पुट करते थे, मगर कंटिन्यूस में हमारे पास इस तरह कंटिन्यूस में एक रैंडम वेरिएबल हमेशा इंटरवल में होती है फ्रॉम A to B, ठीक है। दूसरा, इसको न्यूमेरिकल कैलकुलेट करने के लिए हमें इंटीग्रेशन की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। यानी अगर मैं इसमें 2 से लेकर 3 तक ये देखना चाहूँ कि 2 और 3 के अंदर कितनी एरिया लाई करेगी, तो मैं क्या करूँगा, मैं 2 और 3 की इंटीग्रेशन करूँगा इस फंक्शन के साथ, ठीक है। तो हमें इजीली आ जाना है, मगर बहुत सारे इंटीग्रेशन से वाकिफ नहीं है तो हम इसको यूज नहीं करेंगे, तो आपने घबराना नहीं, ठीक है, परेशान नहीं होना। हम इंटीग्रेशन को एक्सक्लूड करते हैं, बिल्कुल, ठीक है। तो हम अल्टरनेट मेथड को देखेंगे कि जो इंटीग्रेशन के अलावा यूज होता है, ठीक है। एक दूसरा बड़ा आसान सा मेथड आप लोगों के लिए स्पेशली जो है ना हमने बनाया हुआ है, जो कि क्या किया हुआ है, हमने इंटीग्रेशन करके छोटे छोटे इंटरवल की ना वैल्यू कैलकुलेट करके आपको हमने टेबल फॉर्म में दिया हुआ है, ठीक है। तो जिसको हम जी टेबल
का नाम देंगे, ठीक है। तो वी हैव a table that can be used in order to calculate the area under curve, ठीक है। तो ये दूसरा मेथड है, क्योंकि अगर आपके पास इंटीग्रेशन आती तो फिर आप लोग इस फंक्शन की डायरेक्ट इंटीग्रेशन करके लिमिट पुट करके ना एरिया कैलकुलेट करते, मगर क्योंकि बहुत सारे पेरिमेडिकल्स हैं तो इंटीग्रेशन के अलावा अब हम हमारे पास दूसरा अल्टरनेट है कि हम कम्युलेट टेबल को देखेंगे, सही है, टेबल को यूज करेंगे। तो टेबल को किस तरह यूज करेंगे उसी को हम अभी एग्जांपल के थ्रू डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल z की वैल्यू आपके पास 1 से लेकर 1 तक लेस देन और इक्वल टू 1 है, ठीक है। तो उसकी 1 से नीचे वाला मतलब कम से ये वाला एरिया है, मगर इसको किस तरह कैलकुलेट करेंगे उसी की हम बात करेंगे, ठीक है। अच्छा, जब आप बुक के आखिर में जाएंगे तो आपके पास इस तरह की टेबल आएगी, ठीक है, जिसमें z की वैल्यू आपको चाहिए, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल z हमारे पास 2 डेसिमल प्लेसेस तक, यानी कि पॉइंट के बाद 2 डिजिट है, z इक्वल टू a.bc, ठीक है। और अब कम्युलेट हुए, इसका मतलब आपको ये वाली टेबल लेफ्ट साइड एरिया दे रही है, ठीक है। जिस तरह इस फिगर में आपको बताया हुआ है कि 1 से लेस की अगर हमें प्रोबेबिलिटी चाहिए, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, डायरेक्ट टेबल को यूज करेंगे, पी ऑफ z इनफैक्ट लेस देन और इक्वल टू 1.00, सही है। तो अच्छा, कंटिन्यूस में फर्क नहीं पड़ता कि ये 1 इक्वल हो या नॉट इक्वल हो, क्योंकि आपको पता है कि कंटिन्यूस में क्या होता है कि कोई इंटरवल या किसी कोई वैल्यू जो 1 से लेस हो या इक्वल हो, मतलब इसको अगर मैं मैथमेटिकली लिखूं p ऑफ z लेस देन और इक्वल टू 1.00 और दिस इज इक्वल टू p ऑफ z लेस देन 1.0, एक ही बात है, ठीक है। तो ये इक्वल हो या ना, डिस्क्रीट में फर्क पड़ता है मगर कंटिन्यूस में वो था सेम, क्योंकि रेंडम वेरिएबल की प्रोबेबिलिटी डेंस होती है, ठीक है। तो 1 से लेस कितने वैल्यूज होंगे रियल कहाँ तक जाएगी, तो लिमिटिंग वैल्यू 1 ही होगी, ठीक है। 1 तो एक इंक्लूड होगा या एक्सक्लूड होगा, उससे फर्क नहीं पड़ता है। अच्छा, अब किस तरह टेबल को यूज करना है, आपने पॉइंट के पहले वाले डिजिट्स को ना कॉलम में देखना है, यानी कि इस टेबल में दो चीजें हैं, एक के पहला कॉलम है, सही है, ये फर्स्ट कॉलम है, उसमें आप लोगों ने ए देखना है कि ए की वैल्यू क्या है जो पॉइंट से पहले है इन जनरल, ठीक है। तो इस केस में ए 1 है, ठीक है, तो हमने 1 देखा, ठीक है। और अच्छा, इसमें पॉइंट नंबर और पॉइंट के बाद वाला नंबर, यानी कि आपके पास अच्छा ये 1 आ रहा है, सही है। तो चलिए मैं कंप्लीट टेबल दिखाता हूँ कि कुछ बुक में ये पॉइंट से पहले वाला नंबर काउंट करता है या जब यहाँ पर पॉइंट के बाद वाला एक नंबर है, ठीक है। तो पॉइंट के बाद जो दो नंबर हैं, फॉर एग्जांपल बी और सी को आपने इस रो में देखना है, ठीक है, बी सी को रो में देखना है, ठीक है। तो इस केस में बी सी क्या है, 0.00, जो कि ये रहा, ठीक है, और ए 1 ये रहा। तो दोनों की जो इंटरसेक्शन है ना, वो हमारा एरिया अंडर कर, ठीक है, 0.8413, 0.8413, 0.8413, इसका मतलब 1 से कम वाला जो एरिया है वो ये है, ठीक है। तो कंप्लीट टेबल में आपको दिखाता हूँ, ये पड़ी हुई है पेज नंबर, लेट मी चेक,
अच्छा, ये टेबल, बहुत सारी टेबल्स हैं। तो इसमें आप लोग देखेंगे ये पासान की टेबल पड़ी हुई है और पैनमल की पड़ी हुई है, और इसके अलावा एफ डिस्ट्रीब्यूशन है। हाँ, ये आया था, ठीक है। टेबल 1 अपेंडिक्स बी, टेबल 1 में मैं आपको दिखा रहा हूँ, ठीक है। सो दिस इज टेबल दैट वी हैव टू यूज इन ऑर्डर टू कंप्लीट प्रोबेबिलिटी ऑफ स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। तो स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन जिसका मीन आपको पता है कि क्या हो, 0 स्टैंडर्ड डिवीजन 1 हो। और आप लोग देख सकते हैं कि ये कम्युलेटिव प्रोबेबिलिटी है। कम्युलेटिव का मतलब उस z से लेस या इक्वल, यानी कि ये वाला जो रीजन है, इनफैक्ट दिस इज प्रोबेबिलिटी ऑफ z इज लेस देन और इक्वल टू दिस z, ठीक है। यानी कि लेट सपोज z है तो ये z एक से लेस और उसकी प्रोबेबिलिटी ये टेबल आपको देगी, ठीक है। तो यहाँ पर नोट में लिखा हुआ है entries in the table given the area under the curve the left of the z value. For example, for z equal negative 0.83, the cumulative probability is negative 0.1977। तो इसका मतलब अगर आपको ये कैलकुलेट करनी हो probability of z less than or equal to negative 0.85, ठीक है। तो किस तरह इसको देखेंगे, सबसे पहले पॉइंट से पहला वाला नंबर जो कि 0 है अगेन, मगर बी और सी की वैल्यू आपको पता है 85 है, तो उसको देखेंगे। अच्छा, इसमें इस टेबल में खास तौर पर आप लोगों ने क्या करना है, जो पहला कॉलम है वो पॉइंट और उसके बाद वाले डिजिट को देखना है। यानी कि इन जनरल में दोबारा रिपीट करता हूँ कि अगर आपके पास लेट सपोज z लेस देन और इक्वल टू a पॉइंट बी सी है, ठीक है, और इसकी प्रोबेबिलिटी आपको मालूम करना हो तो आपने ए और बी को इस कॉलम में देखना है, ठीक है। इस कॉलम में जो कि पूरा कॉलम है, ठीक है, इसमें आप लोगों ने देखना है कि पॉइंट से पहला नंबर और एक पॉइंट के बाद वाला नंबर ए पॉइंट, ठीक है। अच्छा, जो सी होगा, सी इसका मतलब सी को आपने ना इस रो में देखना है, जो कि क्या होगा 0.0 सी, यानी कि ए पॉइंट बी सी को मैं इस तरह तोड़ सकता हूँ ना, ए पॉइंट बी प्लस 0.0 सी, ठीक है, एक ही बात है। तो ए पॉइंट बी को आपने कॉलम में देखना है, 0.0 सी को आपने रो में देखना है, कॉलम, और इसको आपने रो में देखना है। तो इस केस में अगर मैं बात करूं नेगेटिव 0.8, तो आपने 0.8 को पहले कॉलम में देखेंगे, where is negative 0.8, I think negative 0.8 ये कॉलम है, ठीक है। और उसके बाद आप लोग देखेंगे रो में 0.05, क्योंकि ये C5 है तो इसका मतलब आप लोग देखेंगे 0.05 रो में जो कि ये रहा, ठीक है। तो इन दोनों की इंटरवल जो है ना, इंटरसेक्शन सॉरी, ठीक है, वो हमारी प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन होगी। तो ये कॉलम रहा इसका और ये रो रहा, तो ये प्रोबेबिलिटी आती है ये दिस 0.1977, ठीक है, 0.1977। तो इसकी प्रोबेबिलिटी या इसके अंदर जो एरिया है वो है 0.1977, ये रहा, ठीक है। तो
ये लेफ्ट साइड आपको प्रायोरिटी देता है, तो लेफ्ट साइड अगर आपको मालूम करना हो तो एज यूजुअल, अच्छा अगर आप इसको कैलकुलेट करना चाहें फॉर एग्जांपल 1.25, ठीक है, तो वो किस तरह करेंगे, यानी कि दूसरा एग्जांपल हम करते हैं, ठीक है, प्रायोरिटी ऑफ जेड लेस देन और इक्वल टू 1.25, सही है। तो आप देखेंगे 1.2 पहले इस कॉलम में 1.2, ठीक है, जो कि ये रहा 1.2, और उसके बाद आप लोग देखेंगे 0.5 का मतलब क्या होगा, 0.05, अगेन वही सेम नंबर है, रो में आप ये देखेंगे, ठीक है। तो इस 0.5 वाला कॉलम और इस 1.2 वाली रो जहां पर ये इंटरसेक्ट करें, वन पॉइंट टू और 0.05 जहां पर ये इंटरसेक्ट करें, वो हमारी प्रोबेबिलिटी यानी एरिया अंडर दिस कर्व है, ठीक है। तो लेट सपोज ये जेड है 1.25, ठीक है, तो इससे कम वाला एरिया जो है वो ये, या जो अभी हम बात कर रहे थे 0.8944, ठीक है, 0.8944, ठीक है। तो इससे आप लोग देख सकते हैं कि टोटल एरिया क्योंकि 1 होती है, तो ये नंबर जो है ना वो 0 और 1 के दरमियान है, मतलब क्योंकि किसी भी इंटरवल की प्रोबेबिलिटी 1 से ग्रेटर नहीं होगी, तो कंप्लीट रीजन 1 है, यानी कि टोटल रीजन या टोटल प्रोबेबिलिटी या टोटल एरिया 1 है। तो अगर हम उससे कम वाले रीजन की बात करेंगे तो जाहिर सी बात है एरिया या प्रोबेबिलिटी कम होगी, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ z लेस देन और इक्वल टू 1.25 इज 0.8944, ठीक है। तो ज्योमेट्रिकली और मैथमेटिकली यानी प्रोबेबिलिटी आप लोग दोनों कंपेयर करें और दोनों को कॉन्सेप्चुअली देखें कि एक ही चीज है, ठीक है। तो जब हम प्रोबेबिलिटी की बात करेंगे तो नॉर्मल स्टैंडर्ड नॉर्मल कर्व की ना एरिया को इस तरह कैलकुलेट करेंगे। अच्छा ये तो हो गई लेफ्ट साइड, चलें अगर हमारे पास राइट साइड हो तो किस तरह करेंगे, यानी कि फॉर एग्जाम्पल अगर मैं प्रोबेबिलिटी मालूम करना चाहता हूँ, प्रोबेबिलिटी, चले मैं एक इस तरह करता हूँ कि वाइट पेज निकालता हूँ, ठीक है। तो इसमें मैं आप लोगों से पूछता हूँ कि फॉर एग्जाम्पल क्या होगी प्रोबेबिलिटी ऑफ जेड ग्रेटर और इक्वल टू फॉर एग्जाम्पल ओके 1.23 कर ले, ग्रेटर और इक्वल टू 1.23, सही है। तो इसका ज्योमेट्रिकली पहले आप समझे कि क्या मतलब उसका, ठीक है। अगर हमारे पास कोई स्टैंडर्ड नॉर्मल कर्व है, सही है, फॉर एग्जांपल, और हमें 1.23 से लेट्स सपोज यहाँ पर मीन 0 होता है, ठीक है, हमें 1.23 फॉर एग्जांपल जहाँ है, सही है, तो इसका मतलब हमें राइट साइड वाला एरिया चाहिए। हाँ, इसको शेड कर रहा हूँ वाई बिकॉज वी डी नाउ राइट साइड एरिया, सही है। तो ये चीज आप लोगों से पूछी जा रही है, दिस इज क्वेश्चन मार्क। मगर आप लोग देखें कि जो ये टेबल है वो आपको ना लेफ्ट साइड का एरिया देता है, हमें लेफ्ट राइट साइड मालूम करना है। तो किस तरह करेंगे, आपको ये तो पता है कि जो टोटल एरिया है वो 1 होती है, ठीक है। तो इस ग्राफ को देखें, अगर 1 से टोटल 1 से ये मैं माइनस करता हूँ तो आपको ये मिलेगा, ठीक है। यानी कि अगर मैं इसकी बात करूँ so this will equal to this will equal to 1 minus probability of z less than 1.23, ठीक है। तो ये वैसे ही जिस तरह हमने पास ऑन प्रोबेबिलिटी में किया था, आपको पता है कि जब हमने ग्रेटर की बात की थी तो ग्रेटर कहाँ तक जाता है, तो हम 1 से ना इससे लेस वाली एरिया माइनस, ठीक है। तो इसमें क्योंकि टोटल एरिया 1 होती है तो 1 से अगर हम इस 1.23
1.25 से कम वाली एरिया माइनस करेंगे तो आपको ये अपर टेल वाली एरिया मिल जानी, ठीक है। तो ये सेम है। अब आपको बताए कि वन, इस चीज को तो आप ऑलरेडी कैलकुलेट कर सकते हैं ना टेबल के थ्रू, ठीक है। तो ये टेबल में आप लोग देखेंगे 1.2 कॉलम और 3 मतलब 0.03 रो में देखेंगे तो क्या एरिया आएगी, ये 1.2 अगेन सेम 0 1 2 3, तो ये आ गया एरिया, सही है। तो इसका मतलब जो 1.23 से लेस है वो है 8907, 8907, सही है। तो जैसे ही 1 से माइनस करेंगे तो वो वाला रीजन आपको मिल जाना है, ठीक है। 1 माइनस 0.8907, this is equal to 0.1093, 1093, ठीक है। तो इसमें देखें जो हमने माइनस किया वो ये रहा 0.8907, मगर जो हमें रिक्वायर्ड एरिया चाहिए ये वाला जिसको हमने शेड किया हुआ है वो है 0.1093, ठीक है। अच्छा, लेफ्ट साइड राइट साइड समटाइम्स हमें इंटरवल में प्रोबेबिलिटी चाहिए होती है, ठीक है। यानी कि अगर मैं बात करना चाहूँ फॉर एग्जांपल प्रोबेबिलिटी ऑफ, फॉर एग्जांपल चलिए नेगेटिव 1.57 से लेकर आप लोग बताएं पॉजिटिव 2.31, इसकी प्रोबेबिलिटी अगर इसको अगेन आप लोग ज्योमेट्रिकली देखें तो क्या होगा, फॉर एग्जांपल अगर मैं इसका ग्राफ बनाऊं यहाँ पर, सॉरी अज्यूम करें ये स्टैंडर्ड नॉर्मल कर्व है, ठीक है। और ये मैं एरिया बना रहा हूँ, स्टैंडर्ड नॉर्मल बना रहा हूँ। अच्छा, इसमें आप लोग देखें मीन 0 है, ठीक है। और हमें चाहिए नेगेटिव 1 पॉइंट, लेट्स सपोज ये नेगेटिव 1.57 है फॉर एग्जांपल, 0 से लेफ्ट साइड होगा। 2.31 ये 0 की राइट साइड पर है फॉर एग्जांपल, ये है आप रैंडम ही बना रहा हूँ रफली फॉर एग्जांपल 2.31, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का मतलब है कि आप लोगों ने ये देखना है कि इस स्टैंडर्ड नॉर्मल के नीचे ये वाला जो रीजन है, ठीक है, उसका एरिया क्या हो, ठीक है। दिस क्वेश्चन एंड राइट। मगर आप लोग देखें कि जो टेबल है वो आपको लेफ्ट साइड एरिया दे रहा है, मगर हमें इंटरवल चाहिए इन बिटवीन, ठीक है। तो अगर वही सेम टेक्निक यूज करेंगे जो कि 1 से माइनस, अगर मैं इस टोटल रीजन से ये वाला रीजन माइनस करूं क्या होगा, और गेटिंग अगर हमें उस लेफ्ट साइड वाले टेबल को, क्योंकि हमने उसी टेबल को यूज करना है तो अकॉर्डिंगली हमने सिचुएशन बनानी है, ठीक है। तो ये जो लेट सपोज एरिया है यहाँ से लेकर 2.3 तक, ठीक है, उसमें से अगर मैं ये वाला माइनस करूं तो ये मिलेगा, ठीक है। तो इट मीन्स कैन आई राइट दिस थिंग एज, कैन आई राइट मैथमेटिकली अब थिंग एज probability of z less than or equal to 2.31। इसका मतलब क्या होगा कि हमने 2.31 से लेस वाला सारा रीजन जिसमें ये वाला भी इंक्लूड है वो सारा मैंने कैलकुलेट किया हुआ है।
उसी में से मैं माइनस करने जा रहा हूँ ये वाला रीजन, ये जो अभी मैंने क्रॉस लगाया, ठीक है, तो वो लेस है किससे, लेस देन और इक्वल टू -1.57, ठीक है। तो आप लोग देखें ऊपर और नीचे वाली ये दोनों चीजें सेम है, मगर इसका फायदा ये होगा कि हम इसको अब डायरेक्ट जो है ना वो टेबल यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो अगेन क्योंकि लेफ्ट साइड लेसन है तो हमने लेफ्ट वाला एरिया और यहाँ पर भी लेस है तो लेफ्ट वाला एरिया हम इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। तो 2.31 को देखें क्या होगा, 2.31 ये 2.31 2.3 ये 0 ये 1, ठीक है। तो 2.31 की ये एरिया रही 9896 0.9896 माइनस -1.57 को आपने देखना है, -1.57 -1.5 या 7 0 1 2 3 4 5 6 7 0.0582 0582 0582। तो जैसे ही माइनस करेंगे 0.9896 माइनस 582, this is equal to 0.9314 0.9314, ठीक है। तो इसका मतलब ये जो शेड रीजन किया है उसके अंदर जो एरिया आ जाएगा वो आ जाएगा 0.9314। तो इस एग्जांपल में आप लोगों ने देखा कि हमने तीनों किस्म की वैल्यू हमने कैलकुलेट की। स्टैंडर्ड नॉर्मल अगर लेफ्ट लेस देन हो तो लेफ्ट साइड वाला रीजन डायरेक्ट टेबल से आप देखेंगे, ग्रेटर हो तो हमने 1 से माइनस किया, फिर हम लेफ्ट साइड वाला रीजन यूज करेंगे, और इन बिटवीन हो तो फिर हम क्या करेंगे अपर वाली वैल्यू से ना लोअर वाली वैल्यू का जो रीजन है वो सबट्रैक्ट करेंगे तो हमें इंटरवल वाला मिलेगा, ठीक है। तो स्टैंडर्ड नॉर्मल के तहत ये तीनों किस्म के क्वेश्चन जो है ना वो आते हैं, ठीक है। तो कॉन्सेप्चुअली सबसे पहले आप लोगों ने प्रैक्टिस करनी है कि किस तरह आप लेस देन ग्रेटर और इन बिटवीन वाला रीजन कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। तो फर्दर हम एग्जांपल देखते हैं। अभी हमने जस्ट नॉर्मल की बात की है, ठीक है। स्टैंडर्ड नॉर्मल की थोड़ी बात की है, नॉर्मल की अभी फिलहाल बात नहीं की, ठीक है। तो ये इसी तरह ग्राफिकली आपको समझा है कि 0.5 लेस वाला रीजन और फिर इंटरवल वाला रीजन और आखिर में ग्रेटर वाला रीजन आपको समझाएगा। तो इसको डिटेल में आप लोगों ने पढ़ना है, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट चलिए आपको क्लियर हो जाना है तो बेहतर वही है, यानी कि क्वेश्चन भी इसी तरह होंगे, या आपको लेस देन का रीजन पूछेगा या ग्रेटर का या इन बिटवीन का, ठीक है। तो और z की वैल्यू, अच्छा वाई बिकॉज z इज स्टैंडर्ड नॉर्मल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। तो स्टैंडर्ड नॉर्मल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है तो इसकी पर्टिकुलर वैल्यू क्या होगी, आप लोगों ने वो एम्पिरिकल रूल को देखना है कि तकरीबन 100% यानी कि म्यू प्लस माइनस 3 टाइम स्टैंडर्ड डिवीजन इसमें लाई करेगा 99.91, ठीक है। तो म्यू हमारा 0 है, प्लस माइनस स्टैंडर्ड डिवीजन 1 है, तो ये वाला इंटरवल जो हमें मिलेगा तकरीबन -3 to +3 होगा। इस वजह से आप लोग देखेंगे टेबल में जो z की वैल्यू है वो भी तकरीबन -3 पॉइंट समथिंग, ठीक है, ए बी होगा, वहां से लेकर पॉजिटिव 3 पॉइंट समथिंग तक होगा, ठीक है। तो क्योंकि इस इंटरवल में तकरीबन 100% डेटा लाई करेंगे, ठीक है।
तो अगर इससे बियॉन्ड हो तो वो हम 1 ही कैलकुलेट करेंगे, क्योंकि ये एम्पिरिकल लॉ बता रहा है कि इस इंटरवल में -3 to लेकर 3 तक 99.7% एरिया लाया करेगी। तो इस वजह से टेबल हमारे पास लिमिटेड आ रही है। स्टैंडर्ड नॉर्मल कर्व, अगर नॉर्मल हो तो उसका केस अलग होगा, उसको हम देखते हैं, ठीक है। तो ये वैसे ही जिस तरह हम अभी बात कर रहे थे इसी तरह समझा रहे हैं, इसको आपने डिटेल में पढ़ना है, ठीक है। फिर भी कोई चीज मसला हो तो फिर आप लोगों ने पूछना है, ठीक है। अच्छा, एक ये जो मैंने आपको बताया है कन्वर्टिंग टू द स्टैंडर्ड नॉर्मल रैंडम वेरिएबल, ठीक है। जब हमारे पास स्टैंडर्ड नॉर्मल हो तो फिर तो हम टेबल यूज कर सकते हैं, मगर क्या होगा अगर हमारे पास स्टैंडर्ड नॉर्मल ना हो, नॉर्मल हो, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले नॉर्मल को इस फंक्शन के तहत स्टैंडर्ड नॉर्मल में कन्वर्ट करेंगे, ट्रांसफॉर्म करेंगे, और देन हम यूज करेंगे उस स्टैंडर्ड नॉर्मल की टेबल को, ठीक है। क्योंकि जब हम प्रैक्टिकल लाइफ में जाएंगे तो हर किसी डिस्ट्रीब्यूशन का मेन जीरो स्टैंडर्ड डिवीजन 1 तो नहीं होता ना, तो वो टेबल जो बनी है वो सिर्फ और फकत उस डिस्ट्रीब्यूशन के लिए बनी है, ऐसी डिस्ट्रीब्यूशन जो कि नॉर्मल भी हो मगर मीन जीरो स्टैंडर्ड डिवीजन 1 हो, ठीक है। तो जब ये दोनों चीजें ना हो तो हम क्या करेंगे, कन्वर्ट करेंगे इस फंक्शन के तहत, यानी कि पहले z कैलकुलेट करेंगे x माइनस वी और स्टैंडर्ड डिवीजन, और ये वही z है इनफिट जो ऑलरेडी आपने चैप्टर 3 में पढ़ चुके हो, ठीक है। तो ये नया फंक्शन नहीं है, अगेन दिस इज सेम x माइनस, जब हम आउटलायर्स की बात की थी तो उसमें भी इसी फंक्शन को यूज किया होगा, याद होगा, ठीक है। अच्छा, आउटलायर में भी हमने देखा था, एक क्राइटेरिया ये था कि हमने देखा था कि उसकी वैल्यू जो है ना -3 से कम या +3 से ग्रेटर तो नहीं आ रही, ठीक है, क्योंकि एम्पिरिकल लॉ यही बताता है कि ओवरऑल 100% डिस्ट्रीब्यूशन तकरीबन इस इंटरवल में लाया करता। तो ऐसा नंबर जिसकी वैल्यू 3 से पॉजिटिव से ग्रेटर और -3 से लेस हो तो उसको हम आउटलायर कंसीडर करते थे। उस वक्त भी हम इसी फंक्शन को यूज करते थे। आप याद होगा हमें कहा था कि एक तो एप्लीकेशन जेड वैल्यू की यही है, दूसरी हम कंटिन्यूस में इसको डिस्कस करेंगे। तो नाउ नॉर्मल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन में this is very important, a special function that convert any normal into standard normal probability distribution, ठीक है। किस तरह कैलकुलेट करेंगे उसी को हम एग्जांपल के जरिए करते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल कोई क्वेश्चन है, इसको आपने डिटेल में पढ़ना है, ठीक है। जस्ट हमें क्योंकि नॉर्मल कर्व है ना दो चीजों के ऊपर डिपेंड करता है, एक स्टैंडर्ड डिवीएशन और दूसरा मीन, ठीक है। तो ये कोई टायर की कंपनी है, ठीक है, जो कि माइलेज डिस्ट्रीब्यूशन माइलेज बता रहा है कि जो मतलब टायर की लाइफ है वो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है विथ मीन 36,500 माइलेज एंड विथ स्टैंडर्ड डिवीएशन 5,000, ठीक है। तो ये जो नॉर्मल है जस्ट स्टैंडर्ड नॉर्मल नहीं है, क्योंकि मीन आप देखेंगे 0 नहीं है, स्टैंडर्ड डिवीएशन 1 नहीं है, सो दिस इज ओनली नॉर्मल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। और हमें अगर ये क्वेश्चन पूछा गया है कि फॉर एग्जाम्पल बताएं क्या होगा, कि क्या प्रोबेबिलिटी होगी कि ऐसे टायर की जिसकी लाइफ है ना वो 40,000 माइलेज से कम हो या 40 उससे ज्यादा हो, तो किस तरह कैलकुलेट करेंगे। सबसे पहले आप इस एक्स को ना मतलब इस डिस्ट्रीब्यूशन को जो है ना वेरिएबल उस नॉर्मल को स्टैंडर्ड में कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं इस रेस की बात करूं तो मैं कहूँगा एज z इक्वल टू x माइनस म्यू ओवर स्टैंडर्ड डिवीएशन। सो इस केस में जो हमारा z बनेगा वो x आपको पता है 40,000 माइनस म्यू है 36,500। जिस तरह आपने इससे पहले इस x का z वैल्यू कैलकुलेट किया था इन ऑर्डर टू चेक वेदर दिस इज आउटलायर आर नॉट, ठीक है, उसी तरह हम इसका z कैलकुलेट करेंगे और स्टैंडर्ड डिवीएशन है 5,000। अच्छा, जैसे ही हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी 0.7 आई थिंक। इसको कैलकुलेट करके चेक करेंगे 0.7 ही आ रही, ठीक है। तो अब इसका मतलब पता क्या कि ये जो प्रोबेबिलिटी है P is greater or equal 40,000, this is same as Z greater or equal to
0.7, ठीक है। यानी कि ऐसा नॉर्मल का एरिया जो कि 40,000 से लेफ्ट साइड हो, ये वाला, ठीक है। और फिर दूसरे लफ्जों में दूसरा स्टैंडर्ड नॉर्मल कर्व है जो कि 0.7, ये देखना है 0 है तो 0.7 थोड़ा यहाँ पर होगा, ठीक है। तो उसका सॉरी एरिया, उसके राइट साइड का एरिया, ये दोनों सेम होंगे, ठीक है। अगर लेट सपोज ये एक्स है तो ये भी एक्स होगा, क्योंकि उसी नॉर्मल को ये फंक्शन जो है ना स्टैंडर्ड नॉर्मल में कन्वर्ट कर चुका, ठीक है। तो ये इसकी एप्लीकेशन है इस जेड वैल्यू की, कि वो कन्वर्ट करता है ऐसा रहना वेरिएबल जो नॉर्मल हो इनटू स्टैंडर्ड नॉर्मल। तो अब क्योंकि आपने कन्वर्ट कर लिया, तो इसको अगर आप इसको डायरेक्ट कैलकुलेट करना चाहें तो आपको इंटीग्रेशन की जरूरत होगी। वी कैन नॉट use table. Why? Because this table is only for a standard normal curve. But with the help of this z value, this transformation, converting function, we convert this normal into standard normal. But now for this value, we have a table. तो इसको हमने टेबल से easily कैलकुलेट कर सकते हैं। आपको याद होगा ये वही z वैल्यू हमने कैलकुलेट किया। आपको याद होगा कि ग्रेटर की वैल्यू अभी हम मालूम कर चुके हैं कि किस तरह कैलकुलेट करेंगे, 1 से माइनस करेंगे, ठीक है। तो ये 0.7 है, ठीक है। तो ये दूसरा भी एग्जाम्पल, इसको भी आप लोग देख लीजिएगा। तो अभी हमने नॉर्मल और स्टैंडर्ड नॉर्मल दोनों को कैलकुलेट करना सीखे, ठीक है। तो ये इसके क्वेश्चन है, इसको आपने करना है। फिर भी कोई मसला हो तो आपने जरूर पूछना है, ठीक है। दिस वेरी इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज, ठीक है। और ये आप देखें नॉर्मल है, तो इसको टेबल को यूज करने के लिए सबसे पहले जेड वैल्यू देखेंगे, उसमें एक्स को जेड में कन्वर्ट करेंगे, फिर इसकी वैल्यू कैलकुलेट करनी पड़ेगी। तो आई होप दिस इज इनफ फॉर नॉर्मल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। एक ये दूसरा टॉपिक है नॉर्मल एप्रोक्सीमेशन ऑफ बायनोमियल प्रोबेबिलिटी, इसको हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे, ठीक है। तो जरूर एक्सरसाइज के क्वेश्चन करने, ठीक है। कोई मसला हो तो आपने लाजमी पूछना है।